नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं देश और दुनिया। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार फूलजी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार अब्दुल हमीद अदम साहब की चंद लाइनें हैं। जी। इससे जगजीत सिंह साहब ने बहुत अपनी खूबसूरत आवाज में गाया भी कि हंस के बोला करो, बुलाया करो, आपका घर है, आया जाया करो। मुस्कुराहट है हुस्न का जेवर, मुस्कुराना न भूल जाया करो। हद से बढ़कर हसीन लगते हो, झूठी कस्में जरूर खाया करो, और ताकि दुनिया की दिलकशी न घटे, नित नए पैरहन में आया करो। और कितने सादा मिजाज हो तुम अदम, उस गली में बहुत न जाया करो। वाह वाह, बहुत उम्दा लिखा। तो सर, ये आदम गोडवी साहब? नहीं नहीं नहीं, अब्दुल हमीद अदम की। अच्छा, अब्दुल हमीद आदम साहब हैं। हाँ, बहुत उम्दा लिखा। तो सर आज राहुल गांधी ने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। खैर वो परमाणु विस्फोट और हाइड्रोजन बम वाला धमाका नहीं था। उन्होंने साफ कहा कि वो कुछ टाइम बाद वो होगा, उस पर भी काम चल रहा है, रिसर्च हो रहा है। पहला किया था उन्होंने 7 अगस्त को। अब आज उन्होंने जो किया, आज उसमें उन्होंने पिछली बार जो किया था वोट बढ़ाने वाला किया था, बढ़ा कैसे? आज उन्होंने वोट घटाया कैसे जाता है इस पर किया, और विथ एविडेंस दिया। और खैर उनके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के चंद मिनटों बाद ही चुनाव आयोग ने अपने ट्विटर एक्स पर लिखा कि नहीं नहीं, जो राहुल गांधी सब कह रहे हो फेक है, बकवास है। और 31 मिनट का प्रेजेंटेशन था उनका। उन्होंने बताया कर्नाटक का मामला है ये, और एक सीट है आलंद करके, तो वहाँ 6018 वोट डिलीट कर दिए गए। 2023 के चुनाव में किसी ने किए थे, उसमें से कुछ को विथ एविडेंस लेके भी आए थे। उस बीएलओ लड़की को भी लेके, इस पे हम लोगों ने एक बार डिबेट किया है कि जिसके भाई का वोट कट गया था। अब एक मजेदार उन्होंने उसमें जो आंकड़े दिए कि एक इंसान सुबह 4 बजे उठता है और 36 सेकंड में 2 नाम डिलीट करता है, मतलब फॉर्म 7 ऑनलाइन भरता है, और उसके बाद फिर सो जाता है। ऐसे ही 12 मिनट में 14 लोगों के नाम वो काट देता है। क्या कहेंगे सर? और चुनाव आयोग कह रहा है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं, देखिए, हमने एफआईआर कर रखी है। जो बातें उन्होंने कही हैं उसमें एक तो ये वो दिखा रहे थे कि एक शख्स का जो मतलब महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में नाम है। हाँ, 63 साल की हाँ, गोदावरी। वो नहीं, वो तो है, हाँ, वो तो बता रहे हैं कि मैं देख रहा था उनके ऊपर सोशल मीडिया पर उनके को कि एक शख्स महाराष्ट्र में वोटर है और किसी होटल का मालिक है, किसी उसका, और रहता वो प्रयागराज में, और वोटर वो महाराष्ट्र का बना हुआ है। इस तरीके से एक उन्होंने ये बताया कि साहब एक आदमी का वो बेलो जो था वो काट रहा था, तो अचानक उससे जो है वो चचा का वोट कट गया उसके। हाँ, चाचा का, अपने बेलो के ही चाचा, बेलो की चाचा का। हाँ। तो चौंका कि ये कौन काट रहा है, ये कैसे हो रहा है। हाँ। बस यहीं से जो है वो खेल खुला। उसने पता करना शुरू किया, तो जिस आदमी के मोबाइल नंबर से ये काटा गया था, तो ना उसको मालूम, और जिसका कटा ना उसको मालूम। आज जो मंच पे भी आए थे वो लोग भी तो वही थे। तो ये बता रहे हैं कि इस तरीके से ये मोबाइल हैक करके नई वो बना करके साइट वो ये काम किया जा रहा है। यानी इसके लिए कोई जैसे होता है ऑर्गेनाइज गैंग है, ऑर्गेनाइज गैंग ये है। जैसे आप समझ लिए कि जो हम कॉल सेंटर टाइप का, कॉल सेंटर बना करके लोगों को ठग रहे हैं। हाँ, वो जो हो रहा है 36 सेकंड में फॉर्म कैसे अपलोड हो जाएगा? साइबर ठगी आप देखिए ऐसे ही हो रही है। सुबह 4 बजे वो आ गया कि फला अधिकारी बोल रहे हैं, आदमी वो अदब में आ गया, ऐसे ये लोग कर रहे हैं। तो ये समझ लिए साइबर ठगी का दूसरा रूप है, और इसमें चुनाव आयोग फंसता चला जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा भी है। नहीं, मैं तो इस बात पर हैरत कर रहा हूँ कि चुनाव आयोग ने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की थी अपनी, तो उसमें ये कहा था कि 1 सप्ताह का समय दे रहा हूँ, राहुल गांधी माफी मांगे। तो वही तो राहुल गांधी ने आज कहा, या शपथ पत्र दे। हाँ। आज राहुल गांधी उसी का जवाब दे रहे हैं। हाँ। कि हम इतने दिन से आपको 18 बार चिट्ठी लिख चुके हैं। हाँ, वहाँ कर्नाटक सरकार ने लिखी, आपने 18 महीने में 18 बार, और आप जवाब दीजिए हमको। हाँ, डेटा ही नहीं दे रहे हैं। तो अब दिक्कत ये है कि चुनाव आयोग अभी भी इस बात पर अड़ा हुआ है कि राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं। तो इतना एक लाइन कह के इतने बेशर्मी के साथ वो ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी निकाल देते हैं। हमको ये लग रहा है कि देखिए, जैसे कई मुल्कों में ये हुआ है कि वहाँ के नौजवान भड़क उठे हैं। हाँ, जेनजी वाला ईरान में, हाँ, हो गया। ईरान में भी देखिए हो गया, इतना कट्टरपंथी। तो जेनजी ना कहीं इनके उसमें आ जाए, तो राहुल गांधी ने भी कहा तो ये बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हाँ, उन्होंने कहा भाई मैं एलओपी हूँ, मेरा काम ये नहीं है, संभाल नहीं पाएगा। हाँ, उन्होंने ये अधिकार वोटिंग का अधिकार जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है।
ये ऐसा अधिकार है कि आदमी तो को, संविधान ने दिया है। संविधान ने दिया, किसी ने बाप दादा ने नहीं दिया, किसी को किसा विरासत में मिला। खाली देश में पागलों को ये अधिकार नहीं है, हाँ, बाकी सबको है। तो ये चीज जो है बड़ी खतरनाक मोड़ पर चलती चली जा रही है। अभी हाइड्रोजन बम का वो करना बंडा फोड़ बाकी है, और लगातार वो करते चले जा रहे हैं। तो आयोग की तो मेरी नींद उड़ी हुई होगी, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी अरे वो तो बेशर्मी से सेविंग के लिए ये बोलता है। नहीं, लेकिन सरकार, असल में सरकार सपोर्ट है, तो हाँ। सरकार कुछ बोल नहीं रही है। सबसे पहले तो भाजपा बोली, जैसे राहुल गांधी पीसी खत्म हुई, रविशंकर प्रसाद सबसे पहले खड़े, भाई भाजपा के पेट में क्यों इतना दर्द होता है, ये को आज तक नहीं समझ में आया। आयोग की बात की जा रही है, अमित शाह जो कह रहे हैं हाँ। वो अपनी स्पीच में हाँ। कि राहुल गांधी जो है विदेशियों घुसपैठियों को बचाने के लिए हाँ, भ्रमित कर रहे हैं। हद हो गई है। अरे आप कौन से घुसपैठी यार, 11 साल से गृह मंत्री आप हो, यानी आप एक ही नकारा बात आप कह रहे हो, अजीब बात सुनने को मिलती है आपको कि इस्तीफा देना घुसपैठी हो। चाहिए। जहाँ जहाँ राहुल गांधी घुसपैठी हैं उनको विदेशियों को वो यहाँ का वोटर बनाना चाहिए। तो कहाँ बिहार बना में तो है? एक अरे नहीं एक साबित करो ना यार। एको ने किया चुनाव में, एक कोई इस लिस्ट नहीं जारी तरीके से की। कह के जनता के बीच किसी की छवि को खराब करना। अब 18 चिट्ठियां लिखी गई, सीआईडी ने लिखी, आज तक ज्ञानेश कुमार ये गुप्ता ने आयोग नहीं गूंगा दिया। हो गया, आयोग को गूंगा कर दिया है। हाँ वो तो पक्का है, बिल्कुल उसमें गूंगा कोई- हो गया, अब नहीं कोई- दे सकता। हो सकता है कि एक दिन चीख पड़े आयोग के साहब, अब हम क्या करें। नहीं तो राहुल गांधी ने आज एक बात कही कि चुनाव आयोग के लोग ही अब मुझे जानकारी देने लगे हैं, आके देते हैं। अब ये चुनाव ज्ञानेश कुमार गुप्ता के कान खड़े हो गए होंगे, तो तो पता कर रहे होंगे। 2027 आने तक ये करते रहेंगे राहुल गांधी ये काम क्या। अब वो लग रहा है ये करते रहेंगे। वो तो अभी हम बताएंगे, मुकेश अंबानी जी ने एक बड़ा बहुत अच्छा शुभकामना दिया है। अब सर चलते हैं मध्य प्रदेश। अब सर कल ये सीजीआई साहब ने, हमारे गवई साहब ने एक आदेश किया, बहुत मजेदार आदेश। क्या किया, हम लोगों ने टिप्पणी की। मध्य प्रदेश में विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर है सर, यूनेस्को की विश्व धरोहर है, और जो यूनेस्को की धरोहर होती है उसमें आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते बिना परमिशन के। तो वहाँ जावरी मंदिर में एक 7 फुट ऊंची भगवान विष्णु की प्रतिमा है, जिसका सर कटा हुआ है, मुगल काल में कभी कुछ हुआ होगा। तो एक महोदय हैं, उन महोदय ने एक याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में। राकेश दलाल, रहने वाले हरियाणा के। मजेदार बात यह है, रहते वो हरियाणा में, पीड़ा उनको खजुराहो मध्य प्रदेश में हुई। मान लो इससे पहले नोटंकी कर चुके हैं, जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन ये सब कर चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि साहब वो मंदिर है, उसको आप सरकार को आदेश दिया जाए कि उसका पुनर्निर्माण कराया जाए, उसका सर्वर लगवाया जाए। तो सीजीआई ने बहुत अच्छा दिया। सीजीआई ने कहा जाओ अब भगवान से ही प्रार्थना करो, आप कहते हो कि आप भगवान विष्णु के भक्त हो, तो उनसे ही कुछ करने के लिए कहो। यह पुरातात्विक स्थल है, इसके लिए मैं एसआई को इजाजत नहीं दे सकता हूँ और मैं ना दखल दूंगा। अब राकेश दलाल जो है उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, मैं अपना सर काट के भगवान के चरणों में अर्पित कर दूंगा। तो सीजीआई ने एक चीज और कही थी कि अगर आपको शैव पंथ से कोई तकलीफ ना हो तो उसी परिसर में भगवान शंकर का भी एक मंदिर है भैया, तुम वहां चले जाओ, वहां पूजा कर लो, भगवान तो सब एक हैं। क्या कहेंगे सर? देखिए, इसमें ये जो बात की है वो अपनी धार्मिक आस्था के तहत की है, ठीक है। अगर मूर्ति की जो कटा हुआ ऊपर का हिस्सा, ऊपरी हिस्सा, तो वो मान तो ठीक है उसकी कि हो, वो कोर्ट पहुंचा, उसको नहीं मालूम कि कोर्ट इस बात को सुनेगा कि नहीं सुनेगा। नहीं, ये कलाकार हैं इनके, हम कई हाँ, इनका और कई निकाले, ये पहले भी ये कर वो चुके हैं। बात आपको बताना चाह रहा हूँ, कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर है वो। कि आजादी के बाद ये था कि जितनी धरोहर वो कि उसकी यथास्थिति बने। हाँ, ऐसा ही देखेगा। हाँ, और वो एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसको देखेगा, भारतीय पुरातत्व विभाग। तो वही उन्होंने कहा कि ये मेरे कोर्ट ने कि मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ऐसा बचाओ आप, ये आप एएसआई में जाइए, वही उसको ठीक करा सकती, वही उसको वो कर और सकती फिर वो है। यूनेस्को की धरोहर है। और आप तो विष्णु भगवान के वो है भक्त हैं, भक्त है, बता तो रहे हैं। आप जो है उनसे कहो, प्रेयर करो, प्रेयर करिए, प्रार्थना करिए कि प्रभु हमारी दुआ सुन लीजिए और ये काम हो जाए। हाँ, ये आपने सही कहा। अब सर कल मोदी जी का 75वां साल था, पूरा हो गया, आज वो 76वें साल में है। तो एक मजेदार ट्वीट तो उनको बहुत लोगों ने किया, सारे हीरो हीरोइन ने किया, अजय देवगन से लेके सबने, वो सबको दिखाना है। लेकिन एक भी आम आदमी नहीं मिला जिसने, आम आदमी ने मोदी को ट्वीट किया, हमने किया था उससे भैया। तो हुआ क्या कि अंबानी जी जो है, मुकेश अंबानी जी रिलायंस के मालिक, उन्होंने बड़ा अच्छा बधाई संदेश दिया, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा। उन्होंने कहा कि आज का दिन 145 करोड़ भारतीयों के लिए उत्साह का दिन है,
ईश्वर स्वयं मोदी जी को अवतार पुरुष के रूप में हमारी मातृभूमि का नेतृत्व करने के लिए भेजे हैं। और ये अमृतकाल भी अमृतकाल में हो रहा है। मतलब उन्होंने आज मुकेश अंबानी ने भी कल एक चीज प्रूव कर दिया, देश के बहुत बड़े धनपति हैं, कि भगवान विष्णु के अवतार हैं मोदी जी। अब वो हम तो कह रहे हैं उस राकेश दलाल को मोदी जी के पास जाना चाहिए, वही हो सकता है ठीक करना। जब वो अवतार लेके आए हैं तो उनकी पूजा कर लो भैया, राकेश दलाल जी। मोदी जी की कर लो, बात एक है, ताकि भारत को विश्व की सबसे महान राष्ट्र बनाया जा सके। क्या कहेंगे सर? अब देखिए अडानी साहब का तो मामला ये है कि अब उनके ऊपर, उनके खिलाफ या उनके किसी प्रोजेक्ट को लेके खबर छापने पर भी पाबंदी लगा देंगे। हाँ, तो अडानी अंबानी दोनों। हाँ, अब वो ये नहीं कहेंगे तो और कौन कहेगा? हाँ, और एक मजेदार और बात कही कि किसके इशारे पर ये कहा गया कि वो लोग भागे हैं पत्रकार कोर्ट में कि साहब हम आपको कल 10 बजे सुनवाई है, कल 10 बजे सुनवाई है। तो ये उन्होंने जो कहा है तो बहुत सही कहा भाई, उनकी आस्था है। अब वो 2 लाइन और उन्होंने कही, उन्होंने कहा मेरी गहरी कामना है कि जब स्वतंत्र भारत 100 वर्ष का होगा तब भी मोदी जी भारत की सेवा करते रहे। मतलब जो अमित शाह जी कह रहे थे 50 साल तक वाला, तो मुकेश अंबानी चाहते हैं कि 2047 तक भारत को अगर लूटना है अडानी एंड अंबानी कंपनी को, तो मोदी जी का बने रहना बहुत जरूरी है, तभी लूट पाएंगे, नहीं तो लूट नहीं पाएंगे। नहीं, एज लिमिट क्या तय की? 100। अब उस हिसाब से तो मोदी जी तो वहां का 100 क्रॉस कर चुके हैं। भारत के अंदर आदमी कितना जीता है? 60 साल औसत आयु है हमारे यहाँ। उसके ऊपर बोनस माना जाने लगता है कि जी रहा है। लेकिन वो नॉन बायोलॉजिकल है ना, तो नॉन बायोलॉजिकल महापुरुष का कल जन्मदिन था, तो वो हो सकता है कि तो जी जाए, और उनके पास रुपया पैसा है, हो सकता है कुछ सब चेंज करा ले अंदर, इतनी किडनी फिडनी इतना है सब। अब सर कल रोहिणी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, उसके जज साहब हैं सुनील चौधरी साहब, 6 सितंबर को एक वहां पे एडिशनल एडीजे थे, उन्होंने एक तरफा एक्स पार्टी ऑर्डर कर दिया था कि अडानी की कंपनी ने एक एप्लीकेशन दिया था कि साहब हमारी कंपनी का नाम, हमारे कर्मचारी, हमारे मालिक का सब लोग उल्टा सीधा हमारे बारे में बोलते हैं, जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार ने, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू जैसे अखबारों ने, और एलओपी राहुल गांधी ने संसद के अंदर और संसद के बाहर कई बार आरोप लगाए हैं। कोई पत्रकार अपने मन से या सपना देख के नहीं किया है। तो एक एक्स पार्टी ऑर्डर कर दिया था, कुछ लोगों के नाम दिए थे कि इन सबका नाम जो है आप लोग, उसमें रवीश कुमार थे, ध्रुव राठी हैं, अफसार शर्मा हैं, कहा था डिलीट करें जो छापा। हाँ, और न्यूजीलैंडी है, द वायर है, इनको सबको कहा था। अब आज फिर उस पर सुनवाई थी, संजय गुहा ठाकुर गए थे, तो उसको कल 10 बजे सुनेगा कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जज सुनेंगे। क्या कहेंगे सर? देखिए कोर्ट ने इन लोगों से, जब इन लोगों ने कहा कि था बताइए हमारे अधिकार का हनन किया जा रहा है देश में या विदेश में, भारत से या कहीं की कोई हिंडनबर्ग से जुड़ा है मामला। हाँ, 2023 हिंडनबर्ग वाली। हाँ, और ऊर्जा का जो प्रोजेक्ट है इनका, ईरान से है, कहाँ से करा रहे हैं ये इसको, बिजली खरीद रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो उसको लेकर के बहुत सारे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर के तमाम उन्होंने इसका भंडाफोड़ किया था। अब उसी सिलसिले में लगातार छाप रहे हैं, यानी अडानी अंबानी के जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनको लेकर के जो उसमें कमियां हैं या जो उसमें तरफा बहुत सारी काम किया जा रहा है, उसको लेके जो खबरें छाप रहे हैं तो उस पर रोक लगा दी गई कि आप नहीं छाप सकते। वही जो सीनियर सिविल जज थे अनुज कुमार, एक्स पार्टी एक तरफा आदेश दिया। तो अब वो लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने भी कहा कि ठीक है, अगर पर्याप्त सबूत है तो हमको हमारे समक्ष रखिए, फिर हम देखते हैं। तो उसमें अब सुनवाई जो है अभी जारी है, कोई फाइनल ऑर्डर नहीं आएगा। हाँ, जो सी है उसमें बहुत सारे लोग हैं। अब सर ईरान जो मतलब मुस्लिम शिया और बहुत धार्मिक रूप से बड़ा कट्टर देश माना जाता है, जेन जी से वहां भी अब कान खड़े हो गए वहां की सरकार के। 6 सितंबर 2022 को 22 साल की महसा अमीनी की मोरल पुलिस की हिरासत में हुई मौत ने पूरे ईरान को हिला दिया था। उनकी मौत के बाद देश भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। अब दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक आज तेहरान और अन्य शहरों की सड़कों, कैफे, एयरपोर्ट और बाजारों में महिलाएं बिना हिजाब के आमतौर पर नजर आती हैं। लड़कियां स्कूलों में पुराने सख्त नियमों से मुक्त हैं। मार्केट में माँ बेटियां अब जीन्स और टी शर्ट जैसे आधुनिक कपड़ों में सहज रूप से दिखती हैं। अब वहाँ मतलब अब जो है लोग आने जाने लगे हैं, इस तरह की चीजें हो रही हैं। क्या कहेंगे सर? अब देखिए ये जो हिजाब है, हिजाब का मतलब शाब्दिक अर्थ होता है पर्दे से। जैसे घूंघट का, बच रही है। जैसे घूंघट काटना, चेहरा न दिखना,
ये सिर्फ मुसलमानों में ही नहीं है, हर समाज हाँ, हर धर्म में। सब धर्मों जब नई नई बहू आती है, देखिए इतना इतना वो घूंघट लटकाए हाँ। रहती है, और गाँव वो में आज भी प्रथा है। हाँ आज भी वो नई बहू और गांव में नहीं निकल सकती, अपने से बड़े के सामने अपने नहीं। बड़े लोग कोठरी में रहेगी, हम्म, और पति से भी मुलाकात उसकी रात में ही होती है, वो उसके सामने नहीं जा हम्म, सकता ना वो आ सकती। तो ये पर्दा जो है हर जगह है। तो इस्लाम में भी नकाब का जो पर्दा है, वो हिजाब जो कहते हैं कि हिजाब बांधना, हिजाब दरअसल यहाँ तक बांधना चाहिए हम्म, हम्म, कि आपको कोई पहचाने ना। देखिए दिक्कत क्या है, हम्म, करमवीर की बीवी जा रही है, अगर वो पर्दे में है तो पता ये चला कि आदमी नहीं जान पाएगा किसकी बीवी जा, अफरोज की बीवी जा रही है। हम्म, अब वो मैंने उनके आपके घर की औरतों को देखा था, वो जा रही थी। तो पर्दे का इसलिए वो कट्टरता से कहा गया कि भाई आप कम से कम जानने वाले मर्दों के बीच ऐसी बातें ना हो कि जो है बेपर्दगी हो। तो इस्लाम में चूंकि नकाब पहन के औरतों को निकलने के लिए एक पूरे इस्लाम के उसमें शरीयत में है कि औरतें मर्दों के बीच या वैसे बेपर्दा ना आए, तो वहाँ पर सख्ती है। अब जाहिर है कि वो इस्लामिक कंट्री है और वहाँ पर ज़्यादातर जो धर्मगुरु हैं वो मौलाना ही हैं। हम्म। तो अब वो न पर्दा की बात न करेंगे तो कौन करेगा। हाँ, वहाँ भी मोटरसाइकिल स्कूटर चलाने लगी है ये है लड़कियां, कि डांस लोग ये क्लास। चाहते हैं कि उसमें थोड़ा लिबरल हो। हाँ, अब वहाँ लड़कियां, अब ये कि जो वाकया हुआ था एक हाँ, ऐसा, 2022 में। हाँ, हाँ, तो उसके बाद से ये हुआ था कि अब लड़कियां जो हैं कैफे में इधर उधर हाँ, जीन्स भी पहनने लगी है, डांस क्लासेस, मिक्स हाँ एक्टिविटीज। बेपर्दा भी जा रही हैं। अब भाई देखिए सऊदी अरब में तो सिनेमा घर खुल गए, वहां पर भी बहुत सारी ऐसी चीज हुई, शराब की शायद ठेका उका भी खुल गया कुछ, मेरा ख्याल है जो भी सुनने में आया था, पता नहीं उसके हमें पूरी तरह से मालूम नहीं है, लेकिन ये सुना था कि इस तरीके की वहाँ बहुत सारी चीजें जो है उसकी इजाजत धीरे धीरे। जन जी का असर दिख रहा है पूरी दुनिया में। हाँ हाँ बिल्कुल। अब सर, हमारी डिप्लोमेसी भगवान जाने कैसी क्या है। जैसे शंकर प्रसाद क्या करते हैं भगवान जाने, वो मोदी जी क्या करते हैं। अब सऊदी अरब और पाकिस्तान में परमाणु हथियारों को लेकर एक अच्छा समझौता हुआ, पहली चीज। दूसरा, अब एक जैसे नाटो बना है वैसे पाकिस्तान और सऊदीया में एक ट्रीटी हुई है कि इन दोनों देशों में से किसी पर भी कोई तीसरा देश अगर हमला करेगा तो दूसरा देश एक दूसरे के साथ खड़ा रहेगा। अगर पाकिस्तान पर भारत हमला करता है तो सऊदी जो है पाकिस्तान का पक्ष लेगा, उसके साथ लड़ेगा साथ में खड़ा होके। और भी पिछले दिनों वहाँ के प्रिंस आए थे अपने यहाँ, मार मोदी जी मिले उले थे, ये भी गए थे सऊदी, मिले उले थे। ये क्या डिप्लोमेसी हमारे यहाँ देखिए चलती है। ये पाकिस्तान के इसके बहुत 50 साल पुराने रिश्ते हैं हाँ। सऊदी अरब के, और सऊदी अरब ने बड़ी चालाकी से हसन नसीम पैसा वैसा भी दिया था शायद सऊदीया ने परमाणु हाँ परीक्षण के लिए। ये मैं कह रहा था कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत जर्जर है, यानी भीख मांगने जैसी नौबत है, कंगाल। तो इसका फायदा उठा करके सऊदी अरब ने, इसके पास 100 कितना न्यूक्लियर बम है, 172 कितना लिखा हुआ था, पढ़ रहा था मैं कि कई परमाणु हथियार हैं इसके पास, 170। तो वो ये चालाकी उसने की है, ये रक्षा क्षेत्र में समझौता जो किया है सऊदी अरब ने इनके साथ, पाकिस्तान के साथ, तो यही समझौता किया है कि जब हमको इसकी जरूरत होगी न्यूक्लियर की, तो हम पाकिस्तान से ले लेंगे। 2750 किलोमीटर साहिल 3। और काफी कर्जा माफ कर दिया, मुक्त कर दिया है। तो अब पाकिस्तान को भी, यानी अब सऊदीया भी परमाणु संपन्न देश माना जाएगा। हाँ उनकी टीटी हो गई। टीटी हो गई। तो ये अब सर, जो अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, तो उसको बनाया था अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग। अब उसी पर जांच मामला शुरू हो गया। 4 लोग उसमें से थे जो मृतक थे, उनके परिवारीजन, उन्होंने मुकदमा कर दिया है बोइंग कंपनी पर। अमेरिका में मुसीबत बढ़ेगी सर, क्या कहेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया है। चाहती थी कंपनी की ना हो मुकदमा, लेकिन चारों ने 229 पीड़ित परिवार थे, उनमें से 4 ऐसे आए जिसमें एक थे कांताबेन धीरूभाई पदादल, नाव्या चिराग, कुबेर भाई पटेल और बाबी बेन पटेल। उनके लिए क्षतिपूर्ति की मांग की है। इस हादसे में 12 क्रू मेंबर भी थे, वो भी मार दिए गए थे। 19 की जान चली गई थी। नहीं, अब सवाल ये है कि इतने लोग मारे गए और वो खाली अभी तक जांच हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, तो वो अपनी क्षति को उस घर के लोग तो दावा कर सकते हैं, और किया है, ठीक किया है, उनको तो उनका हर्जाना देना चाहिए। हम आपके प्लेन पर बैठ के जा रहे हैं तो इसलिए थोड़ी जा रहे हैं, तो हादसा भी हो सकता है। और क्या, वो तो एक कुदरती बात है, कोई बात हो गई होगी, लेकिन ये तो तकनीकी खराबी से हुआ, तो घर वालों ने बहुत सही वो किया। अब सर, अभी भारत पाकिस्तान का मैच हुआ था, उस पर हाई तौबा हुआ था, वो
पूर्व सांसद थे राकेश सिन्हा, तो कहते कि भाई खून और पानी का मामला था, उसमें क्रिकेट का था ही नहीं, सही सब बेतुका बयान था। एक अर्णव गोस्वामी है चिल्लाता है मुझे ड्रग्स दो आर भारत पे, वो सचिन तेंदुलकर को राजू शुक्ला कह रहा था सब इनका दोष है। अरे भैया उनका क्या दोष है? गृह मंत्री कपूर, वो आईसीसी का चेयरमैन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो जिम्मेदार, सचिन तेंदुलकर रोक पाएंगे या राजीव शुक्ला रोक पाएंगे? वो कैसे रोक लेंगे? अब सर एशिया कप में पाकिस्तान जीत गया है यूएई से, अब फिर 20 तारीख को मुकाबला होना है, फिर होगा, फिर भक्तों फिर तुम्हारे लिए मुसीबत हुई। न तुम पटाखा लगा सकते हो, ना खुशी मना सकते हो, ना गरिया सकते हो। अब ये भी खतरा है कि कहीं बोनस जीत जाए, और अगर कहीं गलती फिर खुदा ना खास्ता। देखिए मैच है, शानदार जीत हुई थी पाकिस्तान, भारत की पाकिस्तान सुपर 4 में चला गया है, फिर लेकिन आज दोबारा टक्कर में यही सीन रहेगा, इस पर तो दावा नहीं किया जा सकता। अब मुसीबत है भक्तों के लिए सबसे बड़ी, अब फिर गरिया है, किसको गरिया होगी? फिर वो ये हम मना कर दें कि हम नहीं खेलेंगे, एक खेल दिया, अब नहीं खेलेंगे। उसमें भी मार विवाद है, हाथ मिलाया नहीं मिलाया, वीडियो है, पता है भगवान जाने किसका वीडियो है कि वो अंदर ड्रेसिंग रूम में हाथ मिला रहे हैं, इसकी कोई पुष्टि हम नहीं करते हैं। भारतीयों की भावनाएं तो ये थी कि खेलना ही नहीं चाहिए था, हाँ, लेकिन खेला गया और जबरदस्ती वो हुआ, तो खाली रुपए के लिए जैसा ने खाली 10 सेकंड पे। लेकिन यहाँ ये इत्तेफाक ये था कि बहुत बड़ी जीत हमारी हुई भारत की, तो लोगों को थोड़ा सा खामोश रहना पड़ा, ज्यादा विरोध फिर छोड़ दिया। वो 10 सेकंड का पे जो विज्ञापन आता है, जरूर है कि रुपया था, नाराजगी लोगों के दिलों में है। अब फिर मुसीबत आ गई, फिर अब क्या करेंगे भगवान जाने, ये तो मोदी ही जाने। अब सर वो डोनाल्ड ट्रम्प ने 23 देश हैं, हाँ वो जिनको वो उन्होंने 23 प्रमुख देशों को शामिल किया है कि जो अमेरिका के लिए खतरा है। और उसमें मजेदार बात ये है, जो देश है भैया उसमें भारत भी शामिल है, खतरनाक है, और पाकिस्तान भी शामिल है, और चाइना भी शामिल है, मैक्सिको भी शामिल है, पनामा और पेरू जैसे देश भी हैं उसमें। क्या कहेंगे सर? अब देखिए ट्रम्प का काम तो नशीले दवाओं को लेकर है मामला। ट्रम्प का मामला तो ये है कि किसी भी तरह से हर तरफ से जो है हर मुल्क ऐसे मुल्क पर दबाव बनाए रखो जो हमसे आ रही बात नहीं मानते हैं। जैसे चीन और भारत ने रूस से पेट्रोल लेने से मना कर रहे थे, कच्चा तेल, और लोग नहीं रुके और अपना काम कारोबार जारी रखा है, तब जले हुए हैं। तो अब 23 देशों की लिस्ट बनाई है जो मादक पदार्थ अमेरिका में भी बेचते हैं, जहाँ सबसे ज्यादा मादक नशीली चीजें बेची जाती हैं, कारोबार होता है, रसायन बनते हैं उनके। तो उन 23 देशों में इसने चीन का भी और भारत का भी नाम शामिल कर दिया। अब चलते चलते बता दें कि आजम खान साहब को आज इलाहाबाद हाईकोर्ट से बेल मिल गई है। ये मामला था रामपुर के चर्चित क्वालिटी बार पर कब्जा करने का। अब 9 अक्टूबर तक उम्मीद है कि वो बाहर आ सकते हैं। 3 अहम केस में जमानत उनको मिली है, और वो बांग्लादेश के जो वो है कार्यवाहक यूसुफ साहब, उनसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मिलने जा रहे हैं। ये डिप्लोमेसी बची है हमारे हिंदुस्तान की। इतने साल बाद वो बांग्लादेश जा रहे हैं। बांग्लादेश से भी पाकिस्तान के अच्छे संबंध हो गए हैं, चाइना से हो ही गए हैं, अमेरिका सो ही गए हैं, सऊदीया सो ही गए हैं। हम बैठ के बिस्कुट की डफली बजा रहे हैं, और डफली बजाने में हमको बड़ा मजा आ रहा है। तो भैया चलते चलते बस 2 लाइन है कि जरूर मुकरे होंगे कुछ लोग जुबान देकर, जरूर मुकरे होंगे कुछ लोग जुबान देकर, वरना भरोसे के दस्तखत की क्यों जरूरत पड़ती। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बहुत